Hello students, welcome to Patwekar Tutorials, Chapter 1 Laws of Motion, Part 4. In today's session, we are going to see uniform circular motion, then the numericals on equation of motions, Newton's first law of motion. Okay, uniform circular motion was the topic which was supposed to be covered in the previous session, but because of the time limitation, I have moved it to this session. The topics which we have covered in previous session are the three equations of motions, which can be written as v is equal to u plus at. This is the relationship between velocity and time. S equal to ut plus half at square. This is the relationship between displacement and time. V square is equal to u square plus 2as. This is the relationship between displacement and velocity. बार बार ये इक्वेशन बताने जा रही हूँ, बार बार इसको याद करना है. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इनको हमको बार बार यूज़ करना है. ठीक है, जो हम लोग ने पिछले टॉपिक में देखे थे, पिछले सेशन में हम लोग देख चुके हैं. एंड वी हैव डिराइव्ड इट, है ना, हम लोगों ने ग्राफिकली इसको डिराइव किया था. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction. Hence, it is accelerated motion. सर्कुलर मोशन, जैसे हम लोग ने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देखे थे पिछले सेशंस में, वैसे इस बार हम लोग क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन बहुत जगह पे देखी जाती है, जिनको हमको आगे जाके स्टडी करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसीलिए पहले हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन देखे थे, अभी सर्कुलर मोशन देखेंगे. सर्कुलर मोशन सर्कल में चलने वाली मोशन, और यूनिफॉर्म क्यों होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी. उसका पाथ सर्कुलर होगा लेकिन उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, इसीलिए वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी. अब इसमें क्या होगा, हमेशा वो एक ही सर्कल में घूमती रहेगी, तो देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. अब क्या होगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, उसका क्या होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो जगह चेंज नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी अलग. डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, राउंड राउंड ना उसी तरह घूम रही है, उसी पाथ पे घूमती रहेगी. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. सिर्फ स्पीड चेंज होने से क्या हो गई, वी नो दैट एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन द स्पीड. जब भी स्पीड कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम होती है तो वह एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called as uniform circular motion, as I said just now. Okay. Now, how do I determine the direction of velocity in uniform circular motion? तो कैसे पता करें कि ये कौन सा डायरेक्शन है इस वेलोसिटी का. यूनिफॉर्म तो है, सर्कुलर है, बार बार सर्कल में घूम रही, लेकिन किस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, कैसे पता चलेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. हमने ने क्या किया, एक डिस्क ली जो मूव कर सकती है. ठीक है, अब उस डिस्क के ऊपर मूव करने के टाइम में वो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन गई. उसके ऊपर हम लोगों ने एक कॉइन रख दिया. अब कॉइन रख दिया, जब ये डिस्क मूव होती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, तो क्या होगा, ये कॉइन भी मूव होते जाएगा, और जिस डायरेक्शन में बाहर थ्रो हो जाएगा वो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है. दैट मीन्स हम लोग जैसे जैसे मूव करेंगे, देखो हम लोग ने बचपन में वो खेलते थे, हम लोग एक थ्रेड लिया और थ्रेड के लिए एक स्टोन टाई किया, और उसको क्या करते हैं, हम लोग घुमाते हैं. जैसे जैसे घुमाते हैं, राउंड राउंड घूमते जाता है ना, तो सर्कल दिखता है ना हमको, वो स्टोन की वजह से सर्कल बनता है. अगर उसको हम लोगों ने राउंड राउंड नहीं घुमाया, घुमाते घुमाते क्या हो गया, छोड़ दिए, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगा, जैसे ही छोड़ेंगे वो उस डायरेक्शन में गिर जाएगा. ठीक है, so that's a direction of velocity in uniform circular motion. Okay, let's see solved examples. These solved examples are basically based on our three equations. Do you remember our three equations just now I have told you? Okay, now the example one is, an athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meter in 25 seconds before returning to his original position. What is his average speed and velocity? क्या है, एक एथलीट कैसे कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, भाग रहा है. अब उसने कितना डिस्टेंस लिया, 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन. एथलीट ने शुरू किया भागना सर्कुलर ट्रैक पर. ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर वो भागते 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 क्या हुआ, वापस उस जगह पे आया. दो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक सर्कल, बट
लेट अस अज्यूम इट इज़ सर्कल, ओके। तो अब इस सर्कल पर आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 400 मीटर का, मतलब ये सर्कल 400 मीटर का है। कितना टाइम लगा उसको, 25 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो देखना कि अपने को गिवन क्या है। क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 400 मीटर गिवन है। अब टोटल टाइम 25 सेकेंड्स है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, क्यों, एज ही रिटर्न्स बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। डू यू रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहता है सर्कुलर मोशन में, है ना, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में किया था, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, डिस्टेंस 400 मीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। निकालना क्या है हम लोग को, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अभी इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब निकालनी है हम लोग को, और हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही देखा था, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास तो डिस्टेंस है, टाइम है, 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16, ठीक है। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 2, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 seconds विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। क्या करा वो, रनवे पर एरोप्लेन क्या करा है, 30 सेकेंड तक चलता है, कितने एक्सेलरेशन से, 3.2 से, ठीक है। तब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 3.2 दिया है, टाइम दिया है 30 सेकेंड्स। अब u इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ही रहती है ना, वो स्टॉप था ना, तो u इज इक्वल टू ज़ीरो। निकालना क्या है हम लोग को, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने का है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमको ये समझना है कि क्या गिवन है, अगर वो वैल्यू गिवन है और क्या निकालना है, ये दोनों का रिलेशन जो होगा ना उस इक्वेशन में हमको वैल्यू डालनी है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो देखो पहले वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में, वो भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते थे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग ने v इक्वल टू यू प्लस ए टी करते तो उसमें s है नहीं, जो कि हमको s निकालना है ना, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ हो सकता था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरी u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3.2 है और t की वैल्यू मेरी 30 सेकेंड्स है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो 0 आने वाला है, ओके। अब इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3.2 को हम लोग क्या करेंगे, 3.2 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, है ना। 32 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3.2 को जब हम लोग 3.2 बाई 10 लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ इट्स ईजियर, हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 0 से कैंसिल कर देंगे, और फिर ये क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो क्या बचा मेरा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 1440 मीटर। इजी, एक लाइन में बस हो गया। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, अ kangaroo कैन जम्प 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द kangaroo। अब इसमें एक ही चीज़ दी हुई है, देखो क्या है, 2.5 मीटर वर्टिकली, कंगारू ने कितनी जंप की, 2.5 मीटर वर्टिकली, वर्टिकली मालूम है ना, ऊपर नीचे ऐसी, ठीक है। अब जब कंगारू मूव किया 2.5 मीटर वर्टिकली, दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट तो s 2.5 मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस उसने 2.5 मीटर लिया ना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ज़मीन से उसने जंप किया ना, ज़मीन पे से जंप किया, तो जंप करने के टाइम में क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगा उसको, तो उसकी वैल्यू हमको लिखनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड है ग्रेविटेशन वैल्यू का 9.8 मीटर, जो कि कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू 9.8 मीटर है। नेक्स्ट ईयर में हम लोग इसी 9.8 मीटर को डिराइव करने वाले, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो कि ये कांस्टेंट है 9.8, बस आपको एक हिंट देनी थी
कि 9.8 जैसी कुछ वैल्यू होती है, इसलिए उन्होंने ये सम दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अब 9.8 जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो किधर करता है, नीचे की तरफ लेता है ना, अब ये जंप कैसे कर रहा है, अपोजिट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को माइनस सिंबल दे देंगे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा फॉर्मूला है v² = u² + 2as, ठीक है। अब देखो, इसको इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि बाद में रेस्ट होगा ना, जंप करके बाद में रेस्ट में हो गया ना वो, इसीलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है हमको, तो हमको देखो as, v और u है, तो जो इस फॉर्मूला में आते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब u तो हमको फाइंड करना है, 2 × a की वैल्यू -9.8 है, × 2.5। हाँ, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो u² = द आंसर, ठीक है। फिर क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमको उसको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। दैट्स वेरी इजी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ डालेंगे, v² = 0, u² = हमको फाइंड करना है u, 2 × a 9.8 है और s 2.5 मीटर है, ठीक है। हमको पता है नेगेटिव साइन क्यों आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9.8 × 2.5 की वैल्यू आती है 49, और ये माइनस सिंबल है तो ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा, इस साइड में चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो u² = 49, और हमको पता है 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, तो u = 7, तो शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 7, और कितना जंप किया उसने, 2.5 मीटर, ठीक है। Now example 4, a motorboat starts from rest and moves with uniform acceleration. If it attains a velocity of 15 m/s in 5 seconds, calculate the acceleration and the distance traveled in that time. देखो इसमें है ना, दो चीज़ें पूछी गई हैं। See, first is initial velocity u = 0. A motorboat starts from rest. जब इसने बोला है from rest है तो मतलब 0 है इसकी initial velocity. Moves with uniform acceleration if it attains a velocity of 50 m/s in 5 seconds. 50 m/s मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 15 होने वाली है, ठीक है। कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में, और क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a = v - u/t, ये याद है हम लोगों ने एक्सेलरेशन में फॉर्मूला देखा था, है ना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, v - u/t, दैट इज़ 15 - 0/3, 15 - 0/5, 5 3 = 15, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिली, 3। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी s = ut + ½ at²। a की वैल्यू नहीं थी ना, तो पहले हम लोगों ने क्या किए, a की वैल्यू निकाले, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हाँ, तो s = ut + ½ at², ठीक है। t की वैल्यू 5 है, यहाँ पे है, t की वैल्यू 5 है, फिर ½ × 3, a की वैल्यू 3 हम लोगों ने निकाली है, फिर उसके बाद में t की वैल्यू 5², तो क्या होगा, 0 × 5 0, ये तो 0 ही आने वाला है। अब यहाँ देखो, 5 5 = 25, 25 3 = 75, 75/2, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे, पता है ना ये कैसे डिवाइड करने का, ठीक है। तो 37.5 इज़ द आंसर। अंडरस्टूड? These are your solved example based totally on your equation of motions. इसीलिए ये equation of motion बहुत बहुत important है। The next topic is Newton's first law of motion. But before that, let us understand what is balanced and unbalanced force. You must have played tug of war. हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, tug of war खेलते हैं। तो अब क्या होता है, दोनों साइज की पार्टी क्या होती है, रस्सी खींचती है, दोनों तरफ सेम फोर्स होता है तो रस्सी खींचती है क्या, दोनों एक जगह से रहते हैं, गिरता कोई नहीं है, तो वो क्या होता है, दोनों तरफ से बैलेंस रहता है ना। 3 बच्चे इधर से खींच रहे, 3 बच्चे इधर से खींच रहे, तो क्या हुआ, बैलेंस हुआ। लेकिन अगर किसी एक जगह से क्या हुआ, एक का फोर्स कम हो गया, एक का फोर्स कम हो गया, तो वो फोर्स कैसे हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। इसीलिए जिसके पास ज़्यादा फोर्स होगा वो साइड में लोग खींचे जाएंगे ना। इसीलिए एक है बैलेंस्ड फोर्स, एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो
तो अभी देखते हैं इस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि हम लोगों ने पिछले साल भी देखे थे। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है न्यूटन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. कर भी सकता है हवा की वजह से अगर वो, ठीक है। अब उस बॉल को हम लोगों ने स्टेडी रखा है, कोई हवा नहीं, या फिर वो सीजन बॉल है, तो क्या होगा, मूव नहीं करेगा ना, वो उसी जगह पे। अब उसको थोड़ा सा भी हम लोगों ने टच किया तो क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा ना। तो दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता, पहले क्या था, वो बॉल बैलेंस था, सब तरफ से उसको बैलेंस्ड फोर्स मिल रहा था। अब क्या हुआ, उसको अनबैलेंस्ड फोर्स मिला तो क्या हुआ, वो मूव हुआ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which does not change its state of motion or on its own unless and until the force is applied. So that's my Newton's first law of motion. Newton's first law explains the phenomenon of inertia, that is the inability of an object to change its state of motion on its own. It also explains the unbalanced forces which causes a change in the state of an object at rest or in uniform motion. So in this topic we have seen the uniform circular motion. We have seen the solved examples which are based on the equation of motion. Then we have also seen Newton's first law. Newton's first law consists of inertia, balanced force, unbalanced force. We have also learned about it. In the next session we are going to see about the second law and the third law of Newton. Okay, thank you.